ఎన్నికల్లో వరుస ఓటములు, అంతర్గత సవాళ్లు వంటి పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటున్న కాంగ్రెస్ పార్టీ తమ పనితీరుపై ఆత్మవిమర్శ చేసుకునేందుకు చింతన్ శిబిర్ సమావేశాలు నిర్వహిస్తోంది. 2024 ఎన్నికలకు సిద్ధమవుతూనే పార్టీని ప్రక్షాళన చేసేందుకు 3 రోజుల పాటు సమావేశాలు జరుపుతోంది. ఈ సమావేశాలకు రాజస్థాన్లోని ఉదయపూర్ వేదికైంది. చింతన్ శిబిర్లో అనేక అంశాలపై చర్చలు చేస్తున్నట్లు పార్టీ పెద్దలు తెలిపారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ చింతన్ శిబిర్కు 430 మంది నేతలు హాజరయ్యారు. దేశంలోని రాజకీయ, ఆర్థిక, సామాజిక, రైతాంగ, ఉపాధి, పార్టీ సంస్థాగత ప్రక్షాళన అంశాలపై హస్తం నేతలు చర్చించి తీర్మానాలు చేయనున్నారు. చింతన్ శిబిర్లో రూపొందించిన తీర్మానాలకు CWC ఆమోదం లభించిన తర్వాత సరికొత్త వ్యూహాలతో హస్తం నేతలు ముందుకు వెళ్లనున్నారు. जैसा अध्यक्ष जी ने कहा, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि सोनिया गांधी जी ने और राहुल जी ने इस शिविर का स्थान चुना, राजस्थान उदयपुर। मैं समझ सकता हूं कि आप सबका आना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जो चेहरे नज़र आ रहे हैं नए पुराने, उससे हम सब गौरव का अनुभव कर रहे हैं। एक नई शुरुआत देश की राजनीति होने जा रही है। ऐसे वक्त में जब कोई नहीं जानता कि देश किस दिशा में जा रहा है और किस दिशा में जाएगा, जहाँ संविधान की धज्जियाँ उड़ रही हो, लोकतंत्र खतरे में हो, जुडिशरी दबाव में हो, CBI इनकम टैक्स ED का दुरुपयोग हो रहा हो, क्या नहीं हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं, किसी को आवाम से भय भी नहीं है। हमारे वक्त में हर वक्त कांग्रेस के नेतृत्व लोग क्या कहेंगे उसके आधार पर लोकतंत्र की भावनाओं की कदर करते फैसले करते थे। कई मुख्यमंत्री होंगे, कई केंद्रीय मंत्रियों के इस्तीफे हो गए। इनके लिए कोई मायने नहीं रखता है लोकतंत्र। कुछ भी आरोप लगा दीजिए, कितनी संघर्ष कर रही जनता, इनको परवाह नहीं है। ऐसे फासिस्टी लोग धर्म के नाम पे काबिल हो गए देश के अंदर, जो आसान काम है। विचारधारा की लड़ाई अलग है, पर धर्म जाति ऐसी चीज़ है कि आप भड़का सकते हो, दंगे भी, हिंसा कर सकते हो रहा है देश के अंदर। राजस्थान तो टारगेट नंबर 1 अब जहाँ जहाँ चुनाव आते हैं वहाँ वहाँ ये टारगेट बना लेते हैं। दंगों का, CBI इनकम टैक्स ED के छापों का आप देख रहे हो। इनके लोग दूध के धुले हुए हैं, कहीं छापा नहीं पड़ेगा इनकम टैक्स का, ED का, CBI का। कितने लोग जेलों में बंद है कोई सोच नहीं सकता, हमें मालूम ही नहीं है। जिग्नेश मेवानी एक MLA 2500 किलोमीटर ले आ करके उनको आप कैद कर दो, बेल हो तो वापस उसके ऊपर आरोप लगा के वापस जेल भेज दो। ये अपना में उदाहरण है एक। बाकी ऐसी घटना कितनी हो रही है साहित्यकारों के ऊपर, पत्रकारों पर, लेखकों पर, कोई सोच नहीं सकता है। आर्टिकल लिखते लिखते थक गए हैं कई साहित्यकार, लेखक। तो ये हालात बन गए। जो ये 6 कमिटीज़ हैं, इस 6 कमिटीज में से एक कमेटी के कन्वीनर के नाते जो पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में उस टीम में कम से कम 70-71 लोग रहेंगे। और आपको तो मालूम है पहले ही पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर जो चर्चा के लिए समिति बनाई गई थी, उसमें हम 9 लोग थे। तो 9 के 9 पॉलिटिकल इश्यूज पे अपनी अपनी बात रखने के बाद फिर हम उसको
सीडब्ल्यूसी में लेकर थोड़ी सी चर्चा की, लेकिन नवसंकल्प शिविर में इन विषयों पे विस्तार से चर्चा होगी। तो इसीलिए आज जो शिविर प्रारंभ होगा उस संदर्भ में इन सारे 9 विषयों पे और उसके अलावा जो भी सजेशंस आएंगे उन पे भी चर्चा वहां पर हम करेंगे। तो एक पहला इश्यू है अटैक ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी, दूसरा है प्रोटेक्टिंग डाइवर्सिटी, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एटसेट्रा, और तीसरा विषय है राइजिंग कम्युनल पोलराइजेशन, और चौथा है प्रोटेक्टिंग ऑटोनमस बॉडीज एंड इंस्टीट्यूशंस, और पांचवा विषय है नेशनल सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी, और छठा सब्जेक्ट है सेंटर स्टेट रिलेशंस एंड डिसीजंस ऑन अलायंस विथ रीजनल पार्टीज, और सातवां विषय है नॉर्थ ईस्ट के संबंध में, और आठवां विषय है जम्मू और कश्मीर के विषय में, और 9वां विषय है जो आगे कैसे कदम उठाए और इन पॉलिटिकल जो चैलेंजेस हमारे सामने हैं उसको हम किस ढंग से, किस तरीके से फेस करें। तो इन मुद्दों पे चर्चा तो आज होगी, और उससे जो निष्कर्ष निकलेगा उस आधार पर हमारा पॉलिटिकल रेजोल्यूशन बनेगा, और वो फिर बाद में आपके पास हम आएंगे और बताएंगे वो रेजोल्यूशंस में किन किन विषयों पर कौन कौन सा निर्णय होने जा रहा है या हुआ है, तो वो हम कहेंगे। आप सभी को तो ये मालूम है कि संविधान के तो धज्जे उड़ाए जा रहे हैं। हम एक तरफ 75 सालगिरह आजादी का मना रहे हैं, दूसरे तरफ संविधान के तहत काम करने का कोशिश मोदी जी, बीजेपी और उनके जो भी दोस्त लोग हैं या उनके सपोर्टर्स हैं वो उसमें विश्वास नहीं रखते कि संविधान के तहत चले। నవ సంకల్ప్ చింతన్ శిబిర్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధినేత్రి సోనియా గాంధీ ప్రారంభోపన్యాసం చేశారు. నేతలంతా తమ అభిప్రాయాలను స్పష్టంగా చెప్పాలని సూచించారు. పార్టీ ఐకమత్యంగానే ఉందన్న సందేశం దేశ ప్రజలకు ఇవ్వాలని కోరారు. వ్యక్తిగత లక్ష్యాల కన్నా పార్టీకే ఎక్కువ విలువ ఇవ్వాలంటూ పిలుపునిచ్చారు. పార్టీ ఎంతో చేసిందని, ఇప్పుడు పార్టీకి తిరిగిచ్చే సమయం ఆసన్నమైందని పునరుద్ఘాటించారు ఆమె. దేశంలో మోదీ పాలన సాగితే అనేక అనర్థాలు వచ్చే అవకాశం ఉందని అభిప్రాయపడ్డారు. దేశాన్ని మత ప్రాతిపదికన విభజించేందుకు పూర్తిస్థాయి ప్రయత్నాలు ముమ్మరం చేశారని ఎద్దేవా చేశారు. దేశంలో మైనార్టీను లక్ష్యంగా చేసుకుని దాడులు పెంచారని విమర్శించారు. మైనార్టీలు కూడా దేశంలో ఒక భాగమే అనే విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలన్నారు సోనియా గాంధీ. Chintan Shivir in this historic city with such a glorious heritage has as its theme Nav Sankalp. It gives us an opportunity to discuss amongst ourselves the numerous challenges that the country is facing as a result of the policies of the BJP and of the RSS and its affiliates. It is also an occasion to deliberate on the many tasks
ahead of us. So it is both a chintan about national issues and a meaningful Atma Chintan about our party organization. I am well aware that many of our colleagues wanted to be here with us, but we had to limit participation for a variety of reasons. But I'm sure they will understand. And not being here does not in any way devalue the role they are playing in our organization. Friends, by now it has become abundantly and most painfully clear what Prime Minister Modi and his colleagues really mean by their frequently repeated slogan, maximum governance, minimum government. It means keeping the country in a state of permanent polarization, compelling people to live in a constant state of fear and insecurity. It means viciously targeting, victimizing, and often brutalizing minorities who are an integral part of our society and are equal citizens of our republic. It means using our society's age-old pluralities to divide us and subverting the carefully nurtured idea of unity in diversity. It means threatening and intimidating political opponents, maligning their reputation, jailing them on flimsy pretext, misusing investigative agencies against them. It means eroding the independence and professionalism of all institutions of democracy. It means the wholesale reinvention of history, the constant denigration of our leaders, especially Jawaharlal Nehru, and the systematic moves to distort, deny, and destroy their contributions, their achievements, and their sacrifices. It means glorifying the killers of Mahatma Gandhi and their ideologues. It means the blatant undermining of the principles and provisions of our nation's constitution, of its pillars of justice, liberty, equality, fraternity, and secularism. It means turning a blind eye to continued atrocities across the country on weaker sections, especially Dalits, Adivasis, and women. It means using fear to make the bureaucracy, to make corporate India, to make civil society, and sections of the media fall in line. It means more empty slogans, diversionary tactics, and utter silence on the part of an ever so eloquent Prime Minister when the healing touch is most needed. It is not just the undermining of our long-cherished values embodied in the Constitution that are now at grave risk. The fires of hatred and discord that are being ignited have taken a heavy toll on peoples, on their lives. This is having serious social consequences, much more serious than we can even imagine. The vast majority of Indians want to live in an atmosphere of peace, of amity and harmony. The BJP
Its cohorts and surrogates want to keep people in a state of perpetual frenzy and conflict. They constantly provoke, instigate, and inflame. We have to combat this growing virus or divisiveness that is being maliciously and mischievously spread. This we must do at all costs. It is imperative to sustain high economic growth, to provide adequate employment opportunities for the youth. We must generate revenues needed for the welfare programs and improve the standard of living. But the worsening environment on social illiberalism and bigotry shakes the very foundation of economic growth. Starting with the disastrous demonetization on November 2016, the economy has been at a steep downslide. A large majority of MSMEs have been crippled. Unemployment has risen alarmingly, and for the first time, it appears that vast numbers of people have simply given up hope of finding jobs. Whatever support the central government has been able to provide in the past 2 years to people has been on account of most of the UPA programs, and to name just two of them, the Mahatma Gandhi Narega, the employment scheme, and the national food security. The sheer tenacity of farmers and their organization compelled the Modi government to repeal the 3 black laws. The Congress Party stood by them steadfastly throughout their long struggle, both within Parliament and outside. But the promises made by the Prime Minister to the farmers when they withdrew their agitation have yet to be fulfilled. Meanwhile, it looks as if procurement of wheat this year will fall steeply, threatening the very foundations of our national security, food security program. Prices of essential items of mass communication, of mass consumption, like cooking gas, cooking oil, pulses, vegetables, fertilizers, petrol, and diesel, continue their upward march, placing an intolerable burden on crores of families. Public sector companies built up with such careful planning, with economic and social objectives in mind by earlier Congress government, are now being privatized with a vengeance. చింతన్ శిబిర్లో ఒకే కుటుంబం ఒకే టికెట్ ప్రతిపాదనపై చర్చ జరుగుతోందని కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి అజయ్ మాకిన్ తెలిపారు. ఒకవేళ అదే కుటుంబంలోని మరో సభ్యుడు పార్టీలో గత 5 ఏళ్లుగా పనిచేసినట్లయితే అటువంటి వారికి మినహాయింపు ఉంటుందన్నారు. గాంధీ కుటుంబీకులతో పాటు పార్టీలోని ప్రతి ఒక్కరికి ఈ నిబంధన వర్తిస్తుందన్నారు. साथियों, ये बहुत ही ऐतिहासिक कांग्रेस पार्टी का चिंतन शिविर है और इस ऐतिहासिक शिविर के अंदर अलग अलग विषयों के ऊपर आप सब लोगों को मालूम है कि 6 सब्जेक्ट कमिटीज बनी है जिनका डिस्कशन हो रहा है. तो आज मैं बतौर राजस्थान के प्रभारी के नाते नहीं, बल्कि जो 6 सब्जेक्ट्स का जो डिस्कशन हो रहा है उसके अंदर 2 सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट्स जिसके ऊपर सब लोगों की नजर है, एक पॉलिटिकल जिसके चेयरमैन खरगे साहब और उसके अंदर ही मेंबर गौरव गोगोई जी यहां पे हैं, और दूसरा संगठन ऑर्गेनाइजेशन, उसका मैं बतौर सदस्य होने के नाते मैं कुछ बातें आप लोगों से साझा करना चाहूंगा.
हम लोग ये बताना चाहते हैं कि आप लोगों को मालूम होगा, फिर दोहराना चाहते हैं कि हर सब्जेक्ट के ऊपर पैनल्स कुछ लोगों के बने हैं और वो पैनल कमेटी के डिस्कशंस कई बार आपस में सब लोगों के हुए हैं और कुछ बिंदुओं को लेकर के वर्किंग कमेटी के बीच में भी जो पैनल के कन्वीनर्स हैं उन्होंने अपनी बात को रखी है। जहां तक के संगठन का मामला है, संगठन की बात है, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हमारे जो संगठन के पैनल हैं उसके अंदर हम लोगों का जो डिस्कशन है, जो हम लोगों की चर्चा है, चिंतन शिविर के बाद और जो हमारे पैनल के सजेशंस हैं वो उदयपुर डिक्लेरेशन में अडॉप्ट होने के बाद में बहुत बड़ा बदलाव आप लोग देखेंगे कि जिस तरीके से संगठन में कांग्रेस पार्टी का अलग अलग स्तर में नीचे से लेकर के ऊपर तक आप एक बहुत बड़ा बदलाव पूरे के पूरे देश के अंदर देखेंगे। हम लोगों का यह मानना है कि बदलते समय के साथ जो संगठन का ढांचा कांग्रेस पार्टी का है वो शायद नहीं बदला। अभी भी कांग्रेस पार्टी के संगठन का ढांचा और जो हमारे डिपार्टमेंट, जो हमारे जिस तरीके से जनरल सेक्रेटरीज और जो काम जो बांटे जाते हैं वो वही पुराने 50 साल 60 साल पुराने तरीके से हैं, उसके अंदर कोई अमूलचूल बदलाव नहीं हुआ है। हमारे डेमोक्रेसी के टूल्स, लोकतंत्र के बहुत सारे हथियार नए नए आ गए हैं, लेकिन हम लोगों ने अपने संगठन के अंदर उस तरीके से अमूलचूल जो परिवर्तन करना चाहिए वो नहीं किया। जैसे मैं कुछ उदाहरण आपको देना चाहूंगा। हम लोगों ने के बीच में चर्चा हुई है और एक तरीके से कंसेंसस बन रहा है और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, लेकिन उस पे अभी तक के उसको अमल में नहीं लाया गया, जो हम सबके सब लोगों की इच्छा है होना चाहिए। हमारे जो सबसे छोटा यूनिट है वो पोलिंग बूथ का है और उसके ऊपर एकदम सीधे ब्लॉक आ जाता है। तो ब्लॉक और पोलिंग बूथ के यूनिट के बीच में हर ब्लॉक में 3 से लेकर के 5 मंडल समितियां हमारी होनी चाहिए पूरे के पूरे देश के अंदर। यह एक बहुत बड़ा सुझाव हम लोगों के बीच में चर्चा में है और जिसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो 15 से 20 बूथ का एक मंडल और 3 से लेकर के 5 मंडल का एक ब्लॉक, इस तरीके का हमारा पूरे के पूरे देश के अंदर संगठन के अंदर और नीचे तक के हम लोग मजबूती से लेकर के जाएं, इस चीज के लिए हमारी कोशिश है। दूसरा, हम लोग हमेशा अक्सर चुनाव के समय ही हम सर्वे एजेंसीज को आउटसोर्स के माध्यम से हम लेकर के आते हैं। हमारे ये चर्चा हम सब लोगों के बीच में हुई है और इसमें भी कंप्लीट यूनानिमिटी लगभग है, जिसको हम आगे लेकर के जाएंगे कि कांग्रेस पार्टी का एक अपना पब्लिक इंसाइट डिपार्टमेंट होना चाहिए और कांग्रेस पार्टी का अपना इंटरनल डिपार्टमेंट होना चाहिए, जो चुनाव के समय नहीं लगातार सर्वे करे जनता के इश्यूज को समझने के लिए और किन मुद्दों को हम लोगों को और तेजी से जनता के बीच में लेकर के जाना चाहिए। एक 1 फैमिली 1 टिकट की हमारी चर्चा हुई है और उसके अंदर एक जो कंसेंसस बन रहा है वो कंसेंसस ये बन रहा है कि 1 फैमिली 1 टिकट होना चाहिए और इसमें एक्सेप्शन तभी हो जबकि फैमिली का दूसरा आदमी 5 साल पार्टी के लिए कम से कम अलग से काम कर रहा हो। ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति एकदम से काम, कोई पुराना लीडर है वो एकदम से हो और उसके बाद में उसका रिश्तेदार, उसका बेटा कोई एकदम से आकर के चुनाव लड़ ले। तो अगर किसी को इलेक्शन लड़ना है तो उसको खुद व्यक्तिगत तौर के ऊपर कम से कम 5 साल उसको संगठन के अंदर उसको देने होंगे, जब जाकर के वो चुनाव लड़े। ये एक हम लोगों के बीच में चर्चा है। उसके अलावा कूलिंग पीरियड और जो है अपनी जो पोस्ट के ऊपर है उसके ऊपर भी जो चर्चा है वो ये है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पोस्ट के ऊपर 5 वर्ष से ज्यादा ना रहे और अगर उसको 5 वर्ष से ज्यादा रहना है तो कम से कम 3 वर्ष का कूलिंग पीरियड उसको रहे और फिर उसके बाद में वो वापस उस पद के ऊपर आए। పార్టీ భవితవ్యాన్ని తేల్చడంలో కీలకమని భావిస్తున్న చింతన్ శిబిర్ కార్యక్రమాన్ని కాంగ్రెస్ నాయకత్వం పకడ్బందీగా వ్యవహరిస్తోంది.
సమావేశాల్లో చర్చకొచ్చే విషయాలు బయటకు పొక్కకుండా జాగ్రత్త పడుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో వేర్వేరు అంశాలపై ఏర్పాటైన 6 కమిటీల సభ్యులెవరూ తమ ఫోన్లను వెంట తెచ్చుకోవద్దని ఆదేశాలు జారీ చేసింది.